थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं, सुनते जाना, और बीच बीच में कुछ चीजें अगर हैं बता सकते तो बताते जाना। फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, किनको बोलते हैं फ्लूइड्स फिजिक्स के टर्म्स में? जिनका कोई प्री डिफाइंड शेप नहीं होता, जिसको हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे, जैसे कि लिक्विड हो गया और गैस हो गया। इन दोनों के लिए फ्लूइड वर्ड्स यूज करते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लूइड्स हो गए। क्लियर? अब फ्लूइड्स में हम दो तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। एक है हाइड्रोस्टैटिक और एक है हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जब वो स्टैटिक पे होगा, मोशन पे नहीं होगा। हाइड्रोडायनामिक मतलब जब वो मोशन में होगा तब। दोनों ही स्टडी में हम उसकी कंडीशंस देखेंगे। ठीक है? इसके बाद हमने डेंसिटी, ये चीज देखा था। ये वैल्यूज जो आप देख रहे हो, डेंसिटी की वैल्यू एनसीईआरटी की वैल्यूज है। डेंसिटीज को जनरली रो से या कई बार सिग्मा से डिनोट किया जाता है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती? केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आई ये चीज? अब जैसे डेंसिटी मतलब इन ऑल क्या बताता है, कोई चीज कितनी गाढ़ी है या कितनी थिन है, पतली है, लाइट है, वो बताता है। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर वाटर की डेंसिटी बहुत स्टैंडर्ड है, जो होता है 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हम वाटर के रेफरेंस में बाकी लिक्विड्स की या गैसेस की डेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय हम एक वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अगर मैं बोलता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप मर्क्यूरी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे। समझ में आई ये चीज? तो मर्क्यूरी की डेंसिटी देख लो कितनी है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 13.6। तो मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 13.6। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वर्ड याद रखना, जब भी किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ वाटर से, लिक्विड के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 0.806। दैट्स इट। ठीक है? वैष्णवी ध्यान से सुनते जाना चीजें, मैं समरी बता रहा हूं पिछले 2-3 क्लास की। फिर हमने फ्लूइड प्रेशर पढ़ा था। तो जैसे नॉर्मल प्रेशर होता है वैसे ही फ्लूइड प्रेशर होता है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है? तो अगर मान के चलो फ्लूइड को अगर हम किसी कंटेनर में रखेंगे, तो कंटेनर में जिस जिस सरफेस से वो कांटेक्ट में है, हर पार्ट पे वो एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा। समझ में आई ये चीज? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पर पूरा ये फ्लूइड है, तो यहाँ पर ये बॉटम पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है डिवाइडेड बाय बॉटम का जो एरिया होगा, उसका फ्लूइड प्रेशर हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है? और प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती है, तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्योंकि फोर्स की यूनिट, एरिया की यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी निकालना है तो आप यहीं से निकाल सकते हो। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एरिया। अच्छा, अब ये बताओ, यहां से मुझे बताओ कि इसका डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन mL(T-2) डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, L2। तो ये कितना आ जाएगा, mL-1 और ये कितना आ जाएगा, T-2। ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो आपको ध्यान में, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM जो लिखा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम अर्थ पे हैं तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कुछ प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, और वो प्रेशर कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। हम अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर या नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। और जो हमारा बॉडी का भी जो ब्लड प्रेशर है वो ऐसे मेंटेन्ड होता है कि वो इस लेवल पे प्रॉपरली वर्क करे। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाएंगे जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है,
तो ब्लड प्रेशर के कारण वो हमारी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी। समझ में आई ये चीज? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा क्रिएट हुआ है कि उसके कारण हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर वर्ड का मतलब समझते हो ना क्या होता है? जो अर्थ के अराउंड जो गैसेस का पूरा एक सर्कल बना हुआ, एक शेल बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। तो भी एक शेल एक सर्टेन हाइट तक है, उस पूरे हाइट पे अलग अलग हाइट पे अलग अलग प्रेशर बिल्डअप होता है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है। यूजुअली ये जो प्रेशर वैल्यू आपको गिवन है ये सी लेवल पे गिवन है। ठीक है। अदर देन दिस बार, टॉर, ये और दूसरी प्रेशर की यूनिट्स है, बट जनरली हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर पास्कल्स वाली यूनिट यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है फ्लूइड थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब फोर्स है। नॉर्मली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स आएगा, एक फोर्स क्रिएट होगा उस पर, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट और प्रेशर में एक डिफरेंस भी यूजुअली पूछा जाता है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया और थ्रस्ट का सिंपल मतलब है फोर्स। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो हमने किए थे, जैसे ये वाला डेरिवेशन हमने किया था, क्या था इस डेरिवेशन का कंक्लूजन फाइनल? कोई बताएगा? ये डेरिवेशन क्या था थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर इसमें अज्यूम किया। इस सिलेंडर के टॉप पे एक पॉइंट लिया ए, बॉटम पे इस जगह पे एक पॉइंट लिया बी, और हमने दोनों के प्रेशर डिफरेंस को ऑब्जर्व किया, प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट किया, जिसको हमने डेल पी या सिंपली पी से डिनोट किया। और ये जो पी की वैल्यू है वो कितनी आई थी? रो इंटू जी इंटू एच। यहां रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हाइट। तो प्रेशर डिपेंड करेगा किसके ऊपर? हाइट के ऊपर। जितना पॉइंट नीचे आएगा उतना उसमें प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ये चीज? आगे बढ़ते। अच्छा, प्रेशर और किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो के ऊपर, जी के ऊपर, और किसके ऊपर? एच के ऊपर। रो का मतलब डेंसिटी, समझ गए ना? डेंसिटी उस लिक्विड की मटेरियल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हनी की बात करें तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी क्या है? कम है। सॉल्ट वाटर की डेंसिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा। ठीक है। हाइट के ऊपर, और जी की वैल्यू तो ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये कितने बच्चों को याद है? हाथ उठाओ बस। एक दो याद है? हाँ बता, क्या है इन जनरल? बता, कोई डेफिनेशन, कोई बुक वाला वर्ड नहीं, नॉर्मल जो तेरे को समझ में आया। ये 3 कंटेनर है, स्टोरी देखते हैं। ये 3 कंटेनर है, तीनों में लिक्विड भरा है। ठीक है। तीनों का बेस अलग अलग शेप साइज का है, तीनों में लिक्विड का वॉल्यूम भी अलग है, तीनों में लिक्विड सेम है, मतलब तीनों में हो सकता है वाटर हो, और तीनों में एक और चीज सेम है, क्या है? तीनों में लिक्विड की हाइट भी क्या है? सेम है। ठीक है। तो बॉटम पे सेम प्रेशर लगेगा या अलग अलग प्रेशर लगेगा? तो उसका आंसर है सेम प्रेशर लगेगा, क्योंकि प्रेशर सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाइट के ऊपर। वो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसके बेस के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है जो हमने देखा। फिर उसके बाद पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? हाँ बताओ। करेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर है, किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर है, और कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अवॉइड कर रहे हैं, लिक्विड को हम आइडियल लिक्विड ले रहे हैं, आइडियल लिक्विड मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? जैसे अगर मान लो तुम लोगों ने कई बार ये फेस किया होगा, जैसे अभी इसने दरवाजा खोला, मान के चलो यहाँ पर खिड़की होती, ये क्लोज्ड रूम होता, और खिड़की में अगर मान लो वो कुंडी नहीं लगी होती, ये जैसे ही दरवाजा खोलता है तो क्या होता? खिड़की बाहर की तरफ खुल जाती ना। ऐसा क्यों होता? गुड इवनिंग। ऐसा क्यों होता? क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो वो जो प्रेशर उस जगह पे आया, वो सारा प्रेशर क्या हो गया? हर जगह पे सेम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण विंडो क्या हो गई? वहां पर ओपन हो गई। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यही कंसेप्ट है कि अगर कोई प्रेशर है किसी क्लोज्ड कंटेनर पे, तो प्रेशर हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है। हाँ, इसी का
कुछ एग्जांपल था, एप्लीकेशन था हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम हो गया। यहां पर कुछ अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये होगा ना, डाउनवर्ड पे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पर, इस वजह से, बट उस चीज को इग्नोर करके हम ये चल रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बॉयंट फोर्स ये आप 9th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो याद होगा क्या है बॉयंट फोर्स। हाँ वैभवी बताओ। बॉडी होती है वो मतलब लिक्विड के अंदर तो प्रेशर ऑब्जर्व। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शली लिक्विड में इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। हाँ हाँ, सिद्धि डूब गई थी एक बार, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बॉयंट फोर्स। हाँ पलक। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, करेक्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, शहद है, अगर उसमें हम कुछ चीजों को डुबाएंगे, लाइट वेट चीजों को, नहीं डूबेगी, लेकिन पानी में डूब जाएगी, ऐसा होगा ना। तो वो लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेट के ऊपर। और अच्छा, एक एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग कभी देखना, ये इमेजिन करो बस, मान के चलो यहाँ पे एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, मैं इसको इसको अगर छोड़ता हूँ बाल्टी में, तो ये डूब जाएगा क्या, डूब जाएगा। लेकिन अगर ऐसे छोड़ता हूं तो डूबेगा क्या, नहीं डूबेगा। अब बताओ किसके ऊपर डिपेंड किया, ये कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो और किसके ऊपर डिपेंड करेगा बॉयंट फोर्स, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बॉयंट फोर्स, अच्छा दो तरह का फोर्स होगा, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी लिक्विड है, तो दो तरह के फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं। एक तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो कौन सा है, बॉयंट। एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो कौन सा, उसका वेट, ठीक है। अगर बॉयंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। बॉयंट फोर्स अगर वेट से कम है तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये बॉयंट फोर्स और उससे रिलेटेड कंसेप्ट है जो हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद ये सब चीजें तो पहले से जानते थे, लेकिन हमको उसका प्रॉपर कैलकुलेशन जिसने दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था। ये जो बॉयंट फोर्स लगता है, अप्लाई होता है, वो कितना होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कोई भी बॉडी सिंक करेगी वो कितना होगा। तो क्या था इसका प्रिंसिपल, समरी क्या है। बॉडी डालेंगे बॉडी के अंदर हम्म, जितना भी वेट होगा बॉडी का उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ओके, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। क्या करेक्शन है, जैसे अगर आप भी पानी के अंदर डूब रहे हो, मान लो पानी में, ठीक है, तो आपके अंदर एक वेट लॉस फील होगा ना। वो वेट लॉस जो आपको फील होगा ना, वो वेट लॉस किसके इक्वल होगा, जितना वाटर वहां पर क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। आपके वेट के बराबर नहीं, आपका जितना वेट लूज फील होगा ना वहां पर, वो उसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो बस वही बोला है, अ सॉलिड बॉडी पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस लॉस इन इट्स वेट। उसका वेट जीरो तो नहीं हो जाएगा, वो वेट लॉस फील करेगा, और वो लॉस इक्वल होगा किसके, लिक्विड ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्लियर हो गया ये चीज। फिर यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड। यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन W डैश इज इक्वल टू W माइनस FU। यहां पर क्या क्या चीजें बताओ। W डैश का मतलब, W डैश का मतलब वो जो फोर्स वो फील कर रही है बॉडी, अगर वो वाटर के ऊपर है तो। ये W का क्या मतलब है, वेट ऑफ द बॉडी। और ये FU का मतलब है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स का हमने वो डेरिवेशन किया, हमें वैल्यू मिली m सिग्मा g अपॉन रो। अब यहां पर समझते चलो, यहां एक एक चीजें क्या है। m m का मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी। g का मतलब तो पता ही है। यहां सिग्मा का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां लिक्विड की डेंसिटी को, ये कंफ्यूजन होता है, देखो कई बार ना लिक्विड की डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर देते हैं, कई बार सिग्मा से। तो यहां लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, और ये जो रो है वो सॉलिड की डेंसिटी है, समझ में आया, जिसको उसके अंदर इमर्स कर रहे हैं। और जी वैल्यू सेम है, कॉमन है। अब यहां पर हम mg को कॉमन निकालेंगे, तो 1 माइनस सिग्मा अपॉन क्या आ गया, रो। अगेन सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, और रो किसकी डेंसिटी है, सॉलिड की, जिसको इमर्स किया जा रहा है। अब अगर मान लो W डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा।
W डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा, तब पॉजिटिव आएगा, तब वो सिंक कर जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव आना इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी तो पॉजिटिव आएगा, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो नेगेटिव आएगा। ये वाली वैल्यू 1 से कब बड़ी होगी? जब ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। मतलब सिग्मा जब किससे ग्रेटर होगा? रो से। तो कंक्लूजन यहां पर यही है, अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो होगा, मतलब कि लिक्विड की डेंसिटी अगर जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी से ग्रेटर होगी तो बॉडी विल राइज अप, और अगर स्मॉलर होगी तो इट विल सिंक। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ। सिग्मा क्या है? तो यहां पर देखो, दो चीजों के बारे में हम बात करें। मान लो ये कंटेनर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर रहे हैं, और सिग्मा मतलब ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है। जैसे थर्माकोल है, थर्माकोल की डेंसिटी कम होती है ना, ठीक है, अगर उसको मैं इसके ऊपर पानी के अंदर डालूंगा तो वो नहीं डूबेगा, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी उससे क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गई ये चीज? चलो नेक्स्ट, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे तो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया था, देखो इस पे कुछ यूट्यूब बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब जिसको बैरोमीटर भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, उस पे हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी किया था। तो हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले तो फर्स्ट लाइन में ये बताया एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस एनवलप बना होता है उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होती है पता है? कितने ऊपर तक जाएंगे कि हमें वो गैसियस एनवायरनमेंट मिलता होगा? 100 कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अप्रोक्स होता है, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। लेकिन क्या होता है, इनफैक्ट ये हमने एक न्यूमेरिकल किया है, किसी को याद है कि नहीं? याद है? अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर होता है ना, सिर्फ 6 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रेशर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो रिड्यूस होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है। अब लिखो सेकेंड पॉइंट लिखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू weight of air, weight of air with unit cross section area, with unit cross section area extending from the point, extending from the point to the top of the earth's surface, to the top of the earth surface, to the top of the earth surface। अब ये जो लाइन आपने लिखी इसको थोड़ा पढ़ो और समझाओ क्या मतलब है इसका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज को बोलेंगे? तो इमेजिन करो एक एयर का एक सिलेंडर या एयर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लो जिसका एरिया 1 यूनिट है। समझ रहे हो ना? मान लो एक सिलेंडर ले लो, एयर का एक सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1 यूनिट। अगर मान के चलो मुझे इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तो इस पॉइंट से लेके कहां तक की हाइट? अर्थ के एटमॉस्फेयर का टॉप वाला जो पॉइंट है वहां तक की हाइट। तो इस एरिया या इस सिलेंडर के अंदर जितना एयर का वेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अर्थ का वेट ओवरऑल उस सिलेंडर के अंदर कम होता जाएगा, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था,
लिखा था जब हम प्रेशर रिवाइज कर रहे थे, 10⁵ पास्कल्स, या प्रॉपरली 1.013 10⁵ पास्कल्स ये होती। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, तो देख लो उसका, इसको यूट्यूब या बैरोमीटर के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट हुआ था इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देख लेना। यूट्यूब या बैरोमीटर कुछ नहीं, एक सिंपल सा पाइप वाला स्ट्रक्चर है जो यू शेप्ड में होगा। अगर मान के चलो इस यू शेप्ड एक पाइप के अंदर हम कोई भी एक लिक्विड ले रहे हैं, यूजुअली प्रेशर को मेजर करने के लिए मर्क्यूरी का हम ज्यादातर यूज करते हैं। मर्क्यूरी का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी जो है ना, ये जो आपको जो सरफेस दिख रहा है उसमें चिपकती नहीं है, वो उसमें उसका नेचर होता है नॉन एडहेसिव नेचर, इस वजह से मर्क्यूरी ज्यादातर यूज करेंगे। तो अगर मान के चलो हमने दोनों तरफ मर्क्यूरी डाल के रखी है, बैलेंस करके रखा है, तो यहां दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा, इसलिए इसकी हाइट क्या होगी, यहां पर सेम होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन अगर मान के चलो यहां से मैं एयर हटा दूं, यहां वैक्यूम क्रिएट कर दूं, वैक्यूम क्रिएट करूंगा तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाएगा और यहां पर प्रेशर आ जाएगा, तो इस वजह से ये मर्क्यूरी कहां पर चला जाएगा, इस तरफ पे चला जाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मर्क्यूरी इस हाइट पे चला गया और यहां पर इस हाइट तक जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा इस तरीके से। मतलब यहां पर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां पर पूरा वैक्यूम क्रिएट हुआ था, दैट्स व्हाई यहां पर प्रेशर बिल्डअप होने के कारण ये पूरा उधर पे शिफ्ट हो गया। समझ में आई ये चीज? अब अगर हम देखेंगे कि ये जिस हाइट पे शिफ्ट हुआ है, मान लो कितना हाइट का शिफ्ट हुआ है, यहां पर h हाइट का शिफ्ट हुआ है। क्लियर हुआ है ये चीज? अब अगर मैं इस प्रेशर को कैलकुलेट करता हूं कि भाई ये वाला प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला प्रेशर, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे तो दोनों पे प्रेशर क्या होगा, सेम। लेकिन इस तरफ पे क्या है, एटमॉस्फेयर, और इस तरफ पे क्या है, मर्क्यूरी। तो ये वाला जो प्रेशर होगा वो मुझे क्या देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको मैं PA से डिनोट कर देता हूं। और इस तरफ का प्रेशर जो होगा वो किसके कारण आ रहा है, मर्क्यूरी के कारण। तो मर्क्यूरी के कारण अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, रो इंटू जी इंटू एच। तो यार रो की वैल्यू, रो मतलब डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, मर्क्यूरी की, तो रो एम से डिनोट कर देता हूं। जी की वैल्यू तो स्टैंडर्ड है 9.8, और एच, एच की भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.76। अगर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो जो मर्क्यूरी है किसी भी वॉल्यूम में हो, किसी भी शेप में हो, उसमें जो हाइट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0.76 मीटर का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं, अच्छा रो एम की वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, कितनी थी याद करो, 13.6 इंटू 10⁻3, 13.6 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आ गई 9.8 और एच की वैल्यू आ जाएगी 0.76। ठीक है, तो कितना हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सबको मल्टीप्लाई करो, चेक करो। करो कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लो और बताओ। आ रहा है वही, नहीं है कैलकुलेटर? 13.6 इंटू 9.8 इंटू 0.76, तो ये आ रहा है 1012। ये जो नंबर आ रहा है मैं लिखता हूं यहां पर 101.29 इंटू 10⁻3। और इसको अगर मैं दो डिजिट इसको राउंड ऑफ करके 3 बना सकता हूं और दो डिजिट इधर कर दूंगा तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, 1 ATM की वैल्यू जो है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, हटा दो मैं इसको फिर। चलो नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना एक न्यूमेरिकल भी है, एक न्यूमेरिकल भी है, इसको सॉल्व करो एक बार पहले। ठीक है, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। सॉल्व करो इसको।
हम्म हम्म हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज। तो सी लेवल पे एयर की एटमॉस्फेयर की डेंसिटी आपको गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है। रो की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विथ एल्टीट्यूड। अज्यूम कर लो ये चेंज के साथ, ये डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है हाइट के साथ। यूजुअली होती है, बट अज्यूम करने बोल दिया, नहीं हो रही है। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। तो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी जाएगी ये आपको पता करना है, एच की वैल्यू पता करनी है। समझ गए ना क्या बोल रहा है? हाँ, जैसे ये अर्थ हो गया, यहां पर सी लेवल पे आपको डेंसिटी दे दिया, एटमॉस्फेयर कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा, यहां तक जाएगा, कितना हाइट तक जाएगा ये आपको पता करना है। डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। पिछला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, डिराइव किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, उसको यूज करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली थी? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ये हमने निकाला। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ये हमने देखा था। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, तो इसको मैं राउंड ऑफ करने के लिए 1 ले लेता हूं, है ना, 1 इंटू 10⁵ ले लेता हूं। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.29 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू क्या हो जाएगा? एच। अब करो कैलकुलेशन और बताओ क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.29, 9.8, 7911 अप्रोक्सीमेटली ले लेते, 7911 ये आई। पॉइंट के बाद वाले डिजिट मैं छोड़ देता हूं। लगभग इतना आ रहा है। यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर्स में। तो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी हो जाएगी? किलोमीटर्स में लिखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ये चीज? बट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था ना, एटमॉस्फेयर की एक्चुअल हाइट कितनी होती है? फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक, 100 किलोमीटर्स तक। लेकिन यहां पर हाइट आई 8 किलोमीटर। ये गलत क्यों हुआ ये बताओ। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली डेंसिटी क्या होती है? जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो डेंसिटी भी क्या होती है? रिड्यूस होती जाती है। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दूं मैं? ठीक है, ओके। ये सारी चीजें भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर याद होगा तो थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आइडियल लिक्विड हमने पढ़ा था। आइडियल लिक्विड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। कौन सी दो प्रॉपर्टी? जीरो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसमें कंप्रेशन नहीं हो, और सेकंड क्या है? जीरो विस्कोसिटी, नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग जो ध्यान में हो। हाँ, थिकनेस ऑफ लिक्विड। एक्चुअली वो थिकनेस ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, मतलब अगर अगर लिक्विड का मोशन हो रहा है तो उसके जो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। यूजुअली कोई भी लिक्विड आइडियल लिक्विड नहीं होता, बट वाटर और गैस को हम कंसीडर करेंगे हमारे फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए। फिर उसके बाद हमने ये कुछ चीजें पढ़ी थी, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो और फिर टर्बुलेंट फ्लो।
ये याद है क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? देखो कुछ बुक्स में दोनों को सेम लिया, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो, कुछ में उसको अलग अलग कंसीडर करता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? अगर लिक्विड के पार्टिकल्स एक के पीछे के एक सेम पाथ फॉलो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर टैप, अगर नल जो है उसको आप धीरे से ओपन करोगे तो जो पानी जो बहता है एकदम स्ट्रीम लाइन में होता है, एकदम सेम पाथ फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो उसका फ्लो रैंडम हो जाता है, वो नॉन स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस हो गया। लैमिनार फ्लो वर्ड कई जगह पे या प्रॉपर मीनिंग तब होगी जब वो एक लेयर के फॉर्म में फ्लो करे। जब वाटर एक लेयर के फॉर्म में फ्लो करेगा या कोई भी लिक्विड, उसको लैमिनार फ्लो बोलेंगे। क्लियर? तो लैमिनार फ्लो के एक जो पर्टिकुलर लाइन होगी ना, वो स्ट्रीम लाइन का ही सिस्टम फॉलो करेगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, जैसे ताश के जो पत्ते हैं उसको आप उसके जो एक एक कार्ड्स है उसका जो मूवमेंट होगा उसको लैमिनार फ्लो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने डिफाइन किया था, हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी? किसी को ध्यान है तो बताओ। वसुधा नहीं भी प्रेजेंट। हाँ, और कोई? एग्जैक्टली तो अभी मैंने जो थोड़ा सा एग्जांपल दिया था ना, अगर हम वाटर के टैप को एकदम धीरे से ओपन करेंगे तो वाटर का जो फ्लो होगा वो क्या होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, वो एकदम सेम पाथ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दूंगा तो वो स्ट्रीम लाइन नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे वाटर जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे इसको नोट डाउन कर लो। क्रिटिकल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वीसी से। और ये क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू के ईटा अपॉन रो इंटू डी। यहां के क्या होता था? रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, ये हटा दो फिर मैं इसको। चलो नेक्स्ट, ये हमने अलग अलग कंडीशन ली थी की कौन कौन सी कंडीशन पे वो लैमिनार फ्लो में होगा, किस कंडीशन में अनस्टेबल होगा, किस में टर्बुलेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं विस्कोसिटी पे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस पे बेस्ड एक डेरिवेशन भी हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। विस्कोसिटी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर। तो अपने एडजेसेंट लेयर में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है विस्कोसिटी। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के लिए हम यहां पर देखते हैं, अगर आपने नदी में भी जो पानी का फ्लो देखा होगा तो जो बॉटम लेयर होती है उसमें उसका लिक्विड में फ्लो कम होता है, जो टॉप लेयर है ज्यादातर वही फ्लो होता है। देखा है ना ये चीज? तो बस वही चीज बताए, अगर मान लो ये डिफरेंट लेयर्स है लिक्विड की, ये सबसे बॉटम लेयर है, तो बॉटम लेयर में वेलोसिटी क्या है? यहां पर 0। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे टॉप लेयर पे जाएंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये जो लेयर्स है वो उसके रिलेटिव फ्लो को क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। क्या क्या पॉइंट्स थे, याद है कि नहीं? बताओ एक बार। सेकेंड पॉइंट से पढ़ो। क्या सेकेंड पॉइंट? thicker liquids like honey, coal tar, etc. have larger viscosity than the thinner ones। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर। ठीक है, ये विस्कोसिटी हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? रिकॉल करना। क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिसने ये अटेंड नहीं किया था क्लास, इसको नोट करना। The rate of change of velocity with the distance perpendicular to the direction of flow is called velocity gradient. The rate of change of velocity with distance perpendicular to the direction of flow
इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो डायग्राम लिखा है ना, इसको समझना। मान लो ये आपकी बॉटम रो है, ये सरफेस है, और यहां पर ये लिक्विड की लेयर्स है जो फ्लो हो रही है। तो अभी हमने देखा जो बॉटम लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो टॉप वाला लिक्विड है, टॉप वाला लेयर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर ये वाली जो वेलोसिटी है ये v प्लस डेल वी है, और उसके नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं। यहां पर टॉप वाला जो ये वाला जो लेयर है इसकी हाइट कितनी है, z है, और ये वाले दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, डेल z हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं ये दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हुआ, तो नई वाली वेलोसिटी माइनस पुरानी वाली वेलोसिटी मतलब कितना हो जाएगा, डेल वी। v प्लस डेल वी में से v को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, डेल वी। ठीक है, तो डेल वी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डेल z, क्योंकि क्या बोला इसने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो फ्लो के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जितना चेंज होगा उसके हिसाब से जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको डेल वी बाय डेल जेड से, डीवी बाय डीजेड से, या कुछ बुक्स में v अपॉन एल से या डेल वी अपॉन डेल एल से डिनोट करते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये सारे नोटेशन यूज कर रहे हैं तो भी सेम है, इसी रेशियो से डिनोट करते हैं। इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेन रेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। स्ट्रेन, ये वर्ड की मीनिंग याद है क्या, बताओ तो। स्ट्रेन क्या होता था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। हाँ, किसी को याद है, हाँ, अंदाजा लगाओ थोड़ा बहुत, पलक नहीं है ध्यान। ओके, अच्छा ये याद है क्या इसकी यूनिट क्या होती थी, हाँ, यूनिट कुछ नहीं होती थी, हाँ, यूनिट लेस है, हाँ, डायमेंशन लेस है, करेक्ट। तो क्या होता था इसका फॉर्मूला याद है, हाँ हाँ, करेक्ट, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। वॉल्यूम के टर्म्स में देखा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां पर इसको स्ट्रेन, स्ट्रेन का डेफिनेशन याद आया ना। स्ट्रेन रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर डेल वी आ रहा है ना, डीवी आ रहा है, मतलब किस में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, v का मतलब यहां पर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां पर उसकी लेंथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिवाइडेड बाय यहां पर भी क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है। मतलब मैं इसको डेल वी को क्या लिख सकता हूं, डेल एल अपॉन डेल टी, ऐसा लिख सकता हूं ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला डेल एल आ गया। अब ये डेल एल का मतलब भाई ये वाली लेंथ हो गई, ये डेल एल का मतलब ये वाली लेंथ हो गई, हॉरिजॉन्टल लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज लेंथ में विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और रेट क्यों आया, क्योंकि यहां पर टाइम इन्वॉल्व हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डेल टी आ गया। तो इसलिए इसको स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, हटा दो फिर, ये हो गया तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी वैसे पढ़ाई हुई थी। कितने बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। ओके, नेक्स्ट आया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ईटा। ठीक है, जो विस्कोसिटी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर पहले तो पूरा फिगर है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या है। जो बच्चे एब्सेंट थे थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन है, कंसीडर ए लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए एट अ हाइट z अबोव OX। तो ये मान लेती है हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, उस पे एक लिक्विड की लेयर हो गई जिसका एरिया क्या हो गया, a हो गया। ये पूरा डिस्क्राइब किया। फिर क्या लिखा, द लेयर ऑफ लिक्विड इज इमीडिएटली अबोव इट टेंड्स टू एक्सेलरेट इट विथ टेंजेंशियल विस्कस फोर्स F। ठीक है, उसके ऊपर वाली फोर्स जो है ना वो उसको एक्सेलरेट करेगी। मतलब देखो, ये जैसे एक लेयर है तो उसके ऊपर में एक और लिक्विड की लेयर होगी,
उसके मोशन के कारण ये इसको भी एक्सेलरेट करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? लेकिन इसके नीचे वाली लेयर जो है वो उसको रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई करेगी, वो उसको रोकेगी। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन। यही है ना, ऊपर वाली लेयर उसको आगे की तरफ खींच रही है, नीचे वाली लेयर उसको पीछे की तरफ रोक रही है। ठीक है, तो यही प्रोसेस यहां पर हो रहा है जो ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर न्यूटन ने जो विस्कस फोर्स की डेफिनेशन दी वो क्या है देखना, इस फोर्स का कैलकुलेशन। न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड flowing in streamlined motion depends on two factors। तो ये जो फोर्स जिससे वो उस पे एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर रिटार्डेशन फोर्स लगा रही है, वो फोर्स किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया, एंड सेकेंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा कॉन्टैक्ट एरिया के, और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जो अभी हमने देखा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dz। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करता हूं तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? a इंटू dv बाय dz। क्लियर हो गया ये चीज? और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट अप्लाई होगा, और इसी कांस्टेंट को हम ईटा से डिनोट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, साथ में एक माइनस का भी सिंबल आ रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका और फ्लो का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? अपोजिट होगा। दैट्स व्हाई ये माइनस वाला सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था? यहीं तक किया था क्या? ओके, अब देखो यहां पर अगर हम ईटा का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा? तो इसके बाद देखना, ये सारी चीजें नोट डाउन किया था कि एक बार बताओ तो, तुम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ नहीं किया था? ओके, तो अब यहां से ना एक काम करना, सब साथ में सॉल्व करते चलना। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए dv बाय dz। यहां तक क्लियर हो गया? फिलहाल के लिए माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, और हम ईटा की वैल्यू निकालते हैं कि ईटा की वैल्यू क्या आएगी। और ईटा के पहले ना हम एक काम करते हैं, एरिया को भी इधर पे डाल देते। एरिया को इधर पे डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल F अपॉन A, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये ईटा dv अपॉन dz। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। हाँ, तो यहां पर आ गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होता है? प्रेशर और भी किसी चीज का होता है? स्ट्रेस का, करेक्ट। तो स्ट्रेस का भी होता है ना फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या बता रहा है? ये स्ट्रेस बता रहा है, जिसको हम F से भी डिनोट करते हैं, छोटा वाला F। ये हो गया स्ट्रेस। ठीक है, और अगर स्ट्रेस को देखा जाए तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है? dv बाय dz के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इसका ग्राफ बना है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बना हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, यहां से अगर हम ईटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी? यहां से ईटा की वैल्यू निकालते हैं तो देखो वो क्या हो जाएगा? F अपॉन A डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? dv बाय dz। ऐसा ही होगा क्या? ये समझ में आया? बताओ जल्दी। ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A डिवाइडेड बाय dv बाय dz। अच्छा, ये बताओ F अपॉन A, F अपॉन A अभी हमने देखा ये क्या है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय dv बाय dz। इसको एक और चीज हमने कैसे डिफाइन किया था? क्या बोला था? वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एक और नाम दिया था हमने, स्ट्रेन रेट। याद आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन रेट। इसी को बोलते हैं स्ट्रेन रेट। अच्छा, ये बताओ स्ट्रेन रेट की यूनिट क्या होगी? स्ट्रेन जो है ना वो यूनिटलेस है, स्ट्रेन रेट यूनिटलेस नहीं होगा। पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लेंथ अपॉन लेंथ, और अपॉन में सेकेंड भी आ रहा है ना, टाइम भी आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। और इससे ईटा की भी यूनिट निकाल लोगे। मतलब ईटा मतलब क्या क्या है सिद्धि? ईटा, ये ईटा ये वाला सिंबल है, वाला ईटा नहीं ना। हाँ, ये ईटा क्या मतलब है?
क्या बोलते हैं ईटा को? कोफिशिएंट ऑफ दृष्टि क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, हाँ वैष्णवी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। अच्छा वैष्णवी ये बताओ, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड्स, एक लेयर दूसरे लेयर पे जो अपोज करती है उसके फ्लो को, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है। हाँ तो यहां तक हो गया क्या? एक बार बताओ जल्दी, कंफर्म करो। मैं क्या पूछा था? हाँ इसका यूनिट क्या आएगा, बताओ जल्दी, यूनिट क्या आएगा? तो यहां पर आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो मैंने बोला स्ट्रेन रेट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? पर सेकेंड, या 1/सेकेंड। क्यों 1/सेकेंड होगा? क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? पास्कल्स। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड। और अगर न्यूटन के टर्म्स में लिखना चाहो, फोर्स के हिसाब से देखोगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। क्लियर हो गया ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सारी चीज तो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस कर ही ली, जो अभी मैं बता रहा था। इसके बाद ये कुछ सर्टेन कंडीशन है कि ईटा और एफ दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर कुछ कुछ चीजें एक जैसी हो। तो जैसे यहां पर देख लो, एफ इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला बना था ना, यहां पर ईटा और एफ दोनों कब इक्वल हो जाएंगे? जब ए की वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि जब 1 यूनिट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, 1 यूनिट ऑफ coefficient velocity gradient is there, then the value of force is equal to the coefficient of viscosity। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसमें से देख लेना, वो लिखा हुआ है शायद वही चीज। ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो चलो इसको जल्दी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना? तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? अरे नोट नहीं करोगे तो चले गए। ठीक है, खाली क्वेश्चन नंबर ध्यान में रखना, क्वेश्चन नोट मत करो, समझ लो बस अच्छा से। पढ़ लिया? हाँ वैष्णवी एक्सप्लेन करो क्या बोल रहे हैं। एक ब्लॉक है, उसका मास दिया है और एक ब्लॉक का मास दिया हुआ है, चलो एक काम करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। ब्लॉक का मास है m इज इक्वल्स टू, कितना है ये? 0.10। नहीं ये मास नहीं, एरिया है ना, उसका एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया है 0.10 a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, कनेक्टेड टू 0.10 kg मास। तो ये कनेक्टेड है किससे? वो 0.10 kg वाले मास से। तो ये मास m इज इक्वल टू 0.01 ना, 01 kg। ओके, फिर क्या लिखा है? कनेक्टेड है जो पुली है, हम्म उसमें से फ्रिक्शन है हम्म और जो मेटल ब्लॉक है उसके नीचे एक फिल्म है, ये दिख रहा है कि छोटी सी लिक्विड फिल्म है इसके नीचे। ठीक है, उसकी thickness 0.30 है उसकी थिकनेस आपको गिवन है 0.30 mm। और जब वो ब्लॉक रिलीज हो रहा है तो कांस्टेंट स्पीड भी है 0.085 मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पर आपको उसकी वेलोसिटी मिल गई, v इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.085 मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ, और क्या निकालना है, ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो तो क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ईटा इज इक्वल्स टू, मैंने अलग अलग फॉर्म्स बताए थे, क्या क्या था याद करो, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डीवी बाय डीजेड, ये भी बताया था। क्या मैंने और क्या बताया था, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय वी अपॉन एल, मैंने बताया कई बार इससे भी डिनोट कर सकते हैं। या फिर ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन वी इंटू ए, इसी को अगर और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हो सकता है। अब इसमें देख लो कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है। फोर्स गिवन है, नहीं गिवन है लेकिन निकाल लोगे, है ना। एफ एफ कैलकुलेट कर सकते हो, एफ कैसे कैलकुलेट करोगे, एम इंटू जी से। एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू तो पता ही होती है, जी इज इक्वल टू 10 ले लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर से फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप उसको, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है ना ब्लॉक का, वो भी गिवन है, ए की वैल्यू, और लेंथ भी गिवन है क्या, हाँ थिकनेस ऑफ फिल्म, उसकी लेंथ भी गिवन है। ठीक है, तो एल की वैल्यू भी गिवन है, कितना हो गया 0.085 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखना, यूनिट सेम रखना, नहीं ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूं ना, थिकनेस एल की वैल्यू ये है मिलीमीटर में 0.3 mm। आ गया, हाँ mm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, नहीं पता कन्वर्जन, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया। नहीं नहीं, लिखो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। मिली, ये मिली वर्ड कई जगह यूज हुआ है ना, मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6, गीगा का मतलब क्या होता है 10⁻9, ये ध्यान में रखना। 3.45 इंटू 10⁻⁻3, हाँ ठीक है, हाँ 3.45 इंटू 10⁻³ में बताया उसने। एक काम करो, बाकी लोग चेक करो वैल्यू सही से पुट करो कि नहीं। एफ की जगह पे आ जाएगा एम इंटू जी, तो एम इंटू जी करोगे तो मतलब ये आ जाएगा 0.01 इंटू 10 इंटू एल की जगह पे आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर 0.085 इंटू एरिया, तो एरिया कितना गिवन है यहाँ पर 0.10 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू सही पुट किया कि नहीं, बस ये चेक कर लो। ठीक है चलेगा, 9.8 भी। हाँ हाँ, कुछ डाउट है तो हाँ बोलो। 0.01 ठीक तो लिया है, हाँ। फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हो तो यार 3.46 इंटू 10⁻³ पास्कल्स सेकेंड। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, या चलो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हटा दोगे इसको, हो गया तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ हेडिंग डाला, ओके। अब इमेजिन करो और फिर उसके बाद मुझे आंसर देना कि क्या होता है उस सिचुएशन में। अगर मान के चलो एक लिक्विड ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है ना, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो कंसीडर करो, लेयर के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को उसमें डुबाओगे तो क्या होगा, उसमें कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? वो जो लैमिनार फ्लो उसके कारण भी उसमें फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब दो सिचुएशन लो, एक जिसमें स्टैटिक वाटर है, जिसमें वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, अगर आप डुबाओगे तो एक स्पीड से नीचे जाएगा। दूसरा, अगर मान के चलो लैमिनार फ्लो है, अगर आप उसमें डाल रहे हो तो उसमें फोर्स कुछ अलग तरीके से एक्ट करेगा ना। एक में तो सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, उसके वेट के कारण, लेकिन दूसरे में एक और फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स हो जाएगा वो, एक नया फोर्स होगा, वो किसके कारण होगा, उसके फ्लो के कारण, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी के कारण, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वो जो उसके जो लेयर्स है, वो लेयर्स उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके कारण वो अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा धीरे नीचे जाएगा। ऐसा ही होता है अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट स्पेस से अगर अर्थ पे आता है, तो यूजुअली आते आते वो बर्न आउट हो जाता है पूरी तरीके से। देखा है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि जब वो अर्थ से आता है तो अर्थ में भी एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स है। जब वो लेयर्स को ब्रेक करता है तो फिर क्या होता है, उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है, विस्कस फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स के कारण वो बर्न आउट हो जाता है। जो वाटर की ड्रॉप्स है, जब वो उस हाइट से यहाँ पर आती है, तब भी उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है ना। अगर अपने नॉर्मल वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आएंगी तो इतना तेजी से स्ट्राइक करेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो लेयर्स को जब वो ब्रेक करता है ना, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो इसी पे स्टोक्स ने एक लॉ दिया है कि वो फोर्स कितना होगा जो उस पे विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी जिसको बोलना चाहिए, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी। समझ में आई ये चीज? तो इसको पहले लिखो, इसके स्टेटमेंट क्या क्या है, फिर मैं एक एक समझाते जाता हूँ एक एक। इफ ए बॉडी इज फॉलिंग, और जो लिख रहे हैं उसको समझते भी जाना, विजुअलाइज करना। इफ ए बॉडी इज फॉलिंग इन ए लिक्विड, इफ ए बॉडी इज फॉलिंग इन ए लिक्विड, it drags the layer of liquid, it drags the layer of liquid in continuous motion, in continuous motion. Next point लिखना, there is a relative motion between the layers, there is a relative motion between the layers full stop. Next point लिखना, consider an example of, consider an example of falling of spherical raindrop, falling of spherical raindrop. Consider an example of falling of spherical raindrop. In this case, the viscous force is proportional to,
velocity of object viscous force is proportional to velocity of object. The viscous force also depends on viscosity and the radius of the spherical raindrop. And the radius of spherical raindrop. ठीक है, तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल के बेसिस पे देखो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, रेन ड्रॉप पे ही बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन कि रेन ड्रॉप अगर मान के चलो फॉल कर रहा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर पे जो उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो उस फोर्स को आपने क्या लिखा है, विस्कस फोर्स। तो यहां पर विस्कस फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, लिखो विस्कस फोर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ से। और ये विस्कस फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको अभी हम डिनोट करते हैं वी से, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अभी हम स्फीयर के लिए डिराइव कर रहे हैं और उसके आगे यूजुअली पूछेगा भी नहीं, तो रेडियस ऑफ स्फीयर को डिनोट करते हैं हम ए से, ठीक है। तो इमेजिन करो इस चीज को, अगर मान के चलो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी ये जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं, एटमॉस्फेयर के गैसेस के जो लेयर दिख रहे हैं, तो रेन ड्रॉप यहां से आ रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है, ये विस्कस फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी ऑफ द लेयर के ऊपर, लेयर की जो विस्कोसिटी है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप है उसके रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसने जो एक्सपेरिमेंटली जो निकाला, एफ की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा ए इंटू वी, 6 पाई ईटा ए इंटू वी। 6 पाई कांस्टेंट वैल्यू, ये आया है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से, ईटा ए वी, ईटा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए हो गया रेडियस और वी हो गया यहां पर वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, this viscous force is a retarding force this viscous force is a retarding force as velocity increases, as velocity increases, the viscous force also increases. The viscous force also increases. तो ये जो फोर्स है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लिखना, एट इक्विलिब्रियम the viscous force is equal to buoyant force. At equilibrium the viscous force is equal to buoyant force. And at this point the velocity of raindrop
is called terminal velocity, is called terminal velocity, and it is denoted by, and it is denoted by, and it is denoted by Vt, and it is denoted by Vt. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन है जब ये विस्कस फोर्स किसके इक्वल हो जाए, बॉयंट फोर्स के इक्वल, और इस समय जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम ये टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो विस्कस फोर्स हमने निकाल लिया, बॉयंट फोर्स यहां पर जो होगा, बॉयंट फोर्स m इंटू जी के इक्वल होगा, ठीक है, मास ऑफ रेन ड्रॉप इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और रेन ड्रॉप स्फेरिकल अगर मैंने लिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां आर की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, ए, तो पाई/3 ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्लियर हो गया। और डेंसिटी में लॉस ऑफ डेंसिटी होगा, मतलब डेंसिटी ऑफ दैट रेन ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, स्फीयर, एटमॉस्फियर। तो यहां पर इसको हम डिनोट करेंगे रो माइनस सिग्मा से। तो जो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब रो माइनस सिग्मा, लिख लेना 4/3 पाई ए क्यूब रो माइनस सिग्मा। यहां पर रो जो है ये है डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फियर। रो इज डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फियर, मत लिखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख दो, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई होगी अगर, अभी तो हमने एटमॉस्फियर के लिए लिया, अगर मान के चलो वो किसी लिक्विड में है तो भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। हाँ, इंटू जी भी आएगा, इंटू जी भी आएगा। तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दो। 6 पाई ईटा ए वी, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है, अब उसको हम वीटी से डिनोट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई ए क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ अदर वैल्यू। तो वीटी को एक तरफ रखो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 पाई इंटू ईटा ए। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। हो गया, कितना है ये, 2a स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ईटा। ओके, सो ये वो टर्मिनल वेलोसिटी है, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है ये बता रहा हूं। जो ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी रेन ड्रॉप की, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, विस्कस फोर्स भी क्या होता जाएगा,
इंक्रीज होते जाएगा। ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पर ये बादल है, यहाँ से रेन ड्रॉप फॉल करना स्टार्ट किया, अगर मान के चलो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपको हिट करेगा तो आपको उससे चोट लग जाएगी। समझ में आ रहा है? एक छोटे से रेन ड्रॉप से भी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये जो लेयर्स है उसमें उसके कारण जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉयंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विस्कस फोर्स बोल रहे हैं, जो एक रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डिंग भी फोर्स होगा, वो भी इंक्रीज होने लगेगा। जब वो इंक्रीज होने लगेगा तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, जिसपे बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर ये वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर वो रेन ड्रॉप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया है, और ये कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो देखते जाओ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द spherical object या spherical raindrop. It is inversely proportional to the coefficient of viscosity. नोट कर लो इसको। The terminal velocity is directly proportional to the square of radius of raindrop and inversely proportional to the coefficient of viscosity. हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है इसी पे बेस्ड, इसको ट्राई करो एक बार। हाँ, सबको ऐसा ही यूनिट पे रखना। सेम फॉर्मूला देखो हमने डिराइव किया, जो वो अप्लाई होने वाला है। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। क्या क्या चीजें गिवन है देखते जाओ। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। तो रेडियस को हमने ए से डिनोट किया था, तो ए की वैल्यू 2 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल, और इस टेम्परेचर पे उसकी वेलोसिटी गिवन है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, मतलब वीटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, और वो है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए हम लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया? कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो समझ में आ गया, विस्कोसिटी निकालना है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ईटा से। तो ईटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज दिस, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस। ठीक है, अब यहां पर ना एक कंफ्यूजन हो सकता है, किसको रो लेना है और किसको सिग्मा लेना है। ठीक है, तो जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको हम किस सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, और जो ऑब्जेक्ट है जो ड्रॉप हो रहा है उसको हम रो से, उसकी डेंसिटी को रो से। तो यहां पर कॉपर की डेंसिटी मतलब ये रो हो गया, और ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 -
फॉर्मूला यूज कर लो। अच्छा, अभी हमने VT का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था फॉर्मूला, थोड़ा सा देख के बताना। 2a² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। हाँ ले लो, 10 ले लो। तो ईटा इज इक्वल टू कुछ नहीं है, तो बस वैसे ही रहेगा, VT नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं है। इसमें वैल्यू पुट कर देना है। इसमें दोनों में 10 की पावर सेम है, सीधे माइनस कर देता हूं मैं, है ना। तो ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 7.4 इंटू 10⁻³ जी की जगह पे 10 ले लेते हैं। पता नहीं, मेरे पास इसका नहीं है, हटा के दिखा दूंगा। 0.99। 9.9 आ रहा है, 10⁻⁻1 आ रहा है, तो 0.99 आंसर आ रहा है। ये तो पूरा कट जाएगा मेरे ख्याल से, 10⁻⁴, इधर 10⁻⁻2 बना, ये पूरा कट गया। तो 10 की पावर वाला तो सारा कट रहा है मेरे पास। 2 इंटू 4 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6.5। 4 2 सा 8, 8 4 सा 32 का 2, ये आ गया 3, 8 7 सा 56 और ये हो जाएगा 59, 59.2 डिवाइडेड बाय इधर 9 5 सा। फाइनल आंसर 8.5 कैसे आएगा? 58.5, ओके हाँ, 58.5। बट स्टिल ये 1 से बड़ा आ रहा है नंबर, लेकिन शायद हमने 10 लिया होगा, उसने 9.8 लेके सॉल्व किया होगा, मे बी इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ, उसने 9.8 लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग 1। सिमिलरली वहां पर भी लगभग 1 से थोड़ा सा कम आया, हमारा 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? एक बार चेक कर लो। हम्म, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सॉल्व करना। In an oil drop experiment, what is the terminal speed of drop? What is the terminal speed of drop of radius 2.0 into 10⁻⁻5 meter and density 1.2 into 10⁻³ kg per meter cube? Question mark. Viscosity of air at temperature. Viscosity of air at temperature of experiment is. Viscosity of air at temperature of experiment is 1.8 into 10⁻⁻5 Newton second per meter square. How much is the viscous force on the drop?
हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड, एट दैट स्पीड, फुल स्टॉप। सॉल्व करो। अब देखो, सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना है टर्मिनल वेलोसिटी का, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। और फिर उसके अंदर विस्कस फोर्स भी निकालना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये जो अभी मैंने दिया है, और इन लोगों की बुक में भी है। ये दोनों फॉर्मूले यूज करो, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर।
सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। ओह सॉरी, अभी आ रहा है ना गौरीशा? यस सर। हाँ, जब हमने ये स्टोक्स लॉ यूज किया था ना, डिराइव किया था, तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला था ना। इसको यूज करो, और इसको यूज तो करके निकाल लिया ना टर्मिनल वेलोसिटी। आगे क्या सबका टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। विस्कस फोर्स भी पूछा ना क्वेश्चन में, विस्कस फोर्स कैलकुलेट करो, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अप्लाई करो, सॉल्व करो। uh 3.393 into 10 to the power minus 10। अरे 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा की वैल्यू कितना लिया 1.8। हाँ हाँ, -10 to the power -10 के टर्म्स में आएगा। वीटी की जो वैल्यू निकाली ना उसको पुट करना रहेगा बस, और कुछ नहीं है। सिद्धि सॉल्व कर रहे हो? (3.93 into 10 to the power -10)। हाँ, एक और क्वेश्चन नोट करो, उसको सॉल्व करके लाना, ठीक है? हिंट कर दूंगा मैं। हाँ, a metallic sphere of radius r is equals to 1 into 10 to the power -3 meters, and density 1 into 10 to the power 4 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, ये R नहीं, हम इसको इस फॉर्मूले में जो हमने डिनोट किया A से ना, और ये क्या है, किसकी डेंसिटी है? ये रो है, करेक्ट। ये मेटेलिक स्फीयर की डेंसिटी है, ठीक है। एंटर्स ए टैंक ऑफ वाटर आफ्टर ए फ्री फॉल though a distance of h after a free fall through a distance of h in Earth's gravitational field full stop, if its velocity remains unchanged after entering water, determine the value of h. Given that viscosity of water is 1 into 10 to the power -3 Newton second per meter square. Consider G is equal to 10 meter per second square, and density of water is 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube. तो इस क्वेश्चन में ना एक चीज बस थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है पता है? इसमें हाइट, हाँ, क्या दो चीज डिफरेंट है? दो रो नहीं है, एक तो सिग्मा है, दूसरा रो है, ठीक है। पहली वाली जो वैल्यू गिवन, अच्छा मैंने लिखा गलत है, इनफैक्ट ये सिग्मा है,
ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें आपको हाइट निकालना है, वो हाइट निकालना है जिसके बाद बॉइंट फोर्स और आपकी विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें बस एक चीज चेंज हो जाएगी, एच फाइंड आउट करना होगा, जो वीटी का जो फॉर्मूला है सेम अप्लाई होगा। क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, 2 पाई है ना, नहीं पाई तो कट जाता है, 2a² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा, ये फॉर्मूला यूज करना है। और यहां पर जो वेलोसिटी है ना, देखो ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो ये v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, समझ गए ना। इस फॉर्मूले में u की जगह पे क्या ले लोगे, 0, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और v की जगह पे क्या ले लोगे, vt, क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2, ए की जगह पे ए, यहां पर क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और कितना हाइट, एस की जगह पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये जो भी वीटी की वैल्यू तुम लोगों को यहां से मिलेगी ना, उसको उठा के यहां पर पुट करना, फिर सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू निकालना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब किस हाइट पे आने के बाद वो फ्री फॉलिंग, वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन देख लेना हिंट नोट करके। नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ करने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हो गया, स्कूल खुल गया कल से, ओके बढ़िया। मैं तो घूमने फिरने चले गया था, इसलिए 2 दिन छुट्टी ले दिया था।